एबीपी लाइव की शुरुआत करते हैं। इस वक्त आई बड़ी खबर से। एक बड़ी खबर यह आई है कि चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है गैस के दाम बढ़ाने के फैसले पर। 1 अप्रैल से गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। 1 अप्रैल से जो प्राकृतिक गैस के, नेचुरल गैस के दाम जो बढ़ने थे, जिससे रिलायंस को फायदा होना था, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे थे, वो जो फैसला जिस पर बहुत चर्चा हुई और एक चुनावी मुद्दा तक बना दिया आम आदमी पार्टी ने, उस फैसले पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने ये तर्क देते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव को जवाब भेजा है और ये कहा है कि ये मामला अभी जैसे कि ये मामला अभी सब जुडिस है, अभी ये मामला अदालत में है, इसलिए इस वक्त इसे न लेकर इसको टालना बेहतर है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। आशीष मेरी आवाज मिल रही है? जी किशोर। ये इस फैसले का एक तो ये दाम नहीं बढ़ाने को कहा है, जैसे इसके मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, ये बताया गया। यह बिल्कुल, जो चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी वापस जवाब के तौर पर लिखी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, उसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि तमाम जितने भी पहलू हैं इस मुद्दे के, उसको मद्देनजर रखते हुए और खासकर चूंकि ये मामला सब जुडिस है, इन सभी पहलुओं को गौर फरमाते हुए चुनाव आयोग ने सरकार को निर्देश दिया एक तरह से कि इस फैसले को फिलहाल टाल दिया जाए, इसको कार्यान्वित न किया जाए। साथ ही किशोर, इस बात का भी हवाला दिया गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले इसे ही लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। इस वजह से तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि इसे कार्यान्वित न किया जाए, डेफर कर दिया जाए। किशोर जी, आशीष हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ रहे हैं, तेल मामलों पर विशेषज्ञ। तनेजा जी, अब ये फैसला कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये तो राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। हाँ, देखिए, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और काफी हद तक जो जब देश चुनाव में चला जाता है तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका लगभग सरकार के बराबर बड़ी हो जाती है। तो उनका ये कहना है कि भाई आप ऐसा ना करें, इस तरह का एक तरह का निर्देश देना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, और साथ में ये भी बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। मुझे लगता है कि चूंकि एक तरह से एक तो सुप्रीम कोर्ट का मसला, सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस पे बहस हुई, फैसला नहीं आ पाया। दूसरी तरफ ये है कि काफी हद तक कुछ वामपंथी दलों ने और कुछ अन्य दलों ने इसको जो है एक चुनाव में भी एक मुद्दा बना दिया है। तो इस सब को देखते हुए, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने इस तरह का निर्देश जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दिया। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जब निर्देश इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है देता है तो वो लगभग एक तरह का निर्देश होता है जो काफी हद तक इनके पास, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास कोई विकल्प नहीं है बजाय इसको स्वीकार करें और इसको माने और इसको इम्प्लीमेंट करें। और इसका असर अर्थव्यवस्था पर, उद्योग पर, वो क्या देखते हैं आप? देखिए, कोई भी इस तरह के फैसले होते हैं तो उसके परिणाम तो होते हैं, क्योंकि काफी लंबी बहस के बाद इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, काफी कमेटीज के बाद। तो थोड़ा सा जो निवेशक हैं उनके मसले माइंड में ये बात आ सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबको पता है भारत में इलेक्शन हो रहा है, सबको पता है कंट्री इलेक्शन मोड में, सबको पता है कि नई सरकार आएगी, बड़े बड़े फैसले वो ले सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसको कोई बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है भारत का इलेक्शन जो होता है वो एक महा उत्सव होता है पूरी दुनिया के लिए, खाली भारत के लिए नहीं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में और कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। जी तनेजा जी, तो यानी आप कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था को लेकर या पूरे सेक्टर को लेकर। शुक्रिया तनेजा साहब। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं शिवसेना से। हम बहस के मुद्दे पर जो हमने तय किया था उस पर भी जाएंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, पहले इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया। ये फैसला लेना अब काफी मुश्किल नहीं हो जाएगा अगली सरकार के लिए, जिसकी भी सरकार बने, क्योंकि इसका राजनीतिकरण जिस तरह से हो चुका है इस फैसले का? आप ग्राहकों को सुविधा दे सके, आम आदमी की सुविधा के, चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव संचालित करना चाहिए, लेकिन जो है जो आम आदमी की आवश्यकताएं हैं उसके हित का हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए, वो बाधा बनकर नहीं आनी चाहिए। नहीं, पर इससे कोई आम आदमी की सुविधाओं में कौन सी बाधा आ रही है? अभी तो इसी रेट पे ले रही है गैस सरकार, वो कुछ महीने और ले लेगी। नहीं, बाद में पता लगा कि आपको इंटरेस्ट समेत वही भरना पड़े। आज आपने कीमतें नहीं बढ़ाई, बाद में इन्फ्लेट करके ना भरना पड़े, इसका भी ख्याल रखा जाए।
प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस से सलमान सोज साहब भी जुड़ रहे हैं। सलमान साहब, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? आगे चलकर ये फैसला लेना तो मुश्किल हो जाएगा जैसा लग रहा है, क्यों जिस तरह से इसको एक मुद्दा बनाया गया है चुनाव में भी। देखिए, पॉलिसी के हर किसी चीज को चुनावी मुद्दा बना के तो आप हिंदुस्तान का कल्याण कर देंगे। ये जो डिसीजन था गैस प्राइस का, ये तो बहुत पुराना, कोई कल का डिसीजन थोड़ी। ये तो जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उससे काफी पहले ये कुछ स्टेप्स पे लिए गए हैं और ये तो सबको बहुत देर से पता चला है। अब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसको डिफर किया है, कहा है कि इसको अभी रोकिए, तो उसकी कोई उन्होंने वजह दी होगी। मेरे पास उसकी कोई वजह है नहीं, मेरे पास अभी डिटेल नहीं आई है। उनकी जो चिट्ठी है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, उसमें ये लिखा है कि उनकी बाकी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और ये भी उसके मद्देनजर भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सब जुडिस है, इसलिए ये अभी डेफर करना बेहतर है। नहीं, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मामला है, सब जुडिस है कोई मामला, अगर उससे वो तो फिर इलेक्शन कमीशन को क्या बस सुप्रीम कोर्ट की एक हिसाब से एडवोकेसी करनी है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही गवर्नमेंट को कह सकता है आप भाई प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते या कम नहीं कर सकते जब तक हम ना कहें। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ना हो, यहाँ तो लग रहा है कि अब एडवोकेट बन रही है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की कि भाई अब ये सब जुडिस है तो आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, एक बात है, मुझे एक चीज का बड़ा खतरा लगता है इस मुल्क में कि हर किसी पॉलिसी डिसीजन को इतनी सिंप्लिसिटी से बनाया जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है। चाहे लोगों को समझाते नहीं कि क्या बात है। भाई तेल का लोगों को पता होना चाहिए, जो गैस मार्केट है वो ऑयल मार्केट जैसा नहीं है, वो तेल का मार्केट जैसा नहीं है। इट्स अ डिफरेंट मार्केट। अगर आप हर किसी चीज को कहेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, समझेंगे नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि गलत है या सही है, वो ये कह रहे हैं कि डेफर कर दीजिए चुनावों के बाद। उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, वो तो अब तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई आप इसको डिफर कीजिए, ये सब जुडिस। अगर सब जुडिस है, जो मुझे पता नहीं है, अगर उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि ये सब जुडिस है, तो देन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए, भाई ये सब जुडिस आप नहीं कर सकते। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है और इलेक्शन कमीशन कहता है, देन इट इज रॉन्ग। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का आपस में कुछ टकराव सी हो जाएगी। इस तरह से थोड़ी करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई गैस प्राइस हाइक जो है अप्रैल 1 से नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि भाई सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप नहीं। मुझे लगता है इसका लॉजिक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास पूरा इसका डिसीजन नहीं है मेरे पास सामने, तो मुझे भी पता नहीं पूरी डिटेल। आप ही से सुन रहा हूँ कि ये कहते हैं ये सब जुडिस है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आप भी है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। भाई अगर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी कोई यहाँ से एडवोकेसी कोई वकालत करने आएगा। मैं सलमान साहब, मैं आपको वो लेटर पढ़ के बताता हूँ, उसकी पूरी भाषा जो दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सेक्रेटेरिएट की तरफ से श्री सौरभ चंद्रा को, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। I am directed to refer to your letter number so and so dated 14th March on the subject cited above. Subject में लिखा है notification of gas price for the quarter from April 2014, and to state that after taking into account all relevant facts, including the fact that the matter is sub judice in the Honorable Supreme Court, the Commission has decided that the proposal may be deferred. ये लिखा है साहब। नहीं, देखिए, वो तो कैसे, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, जैसे मैं सुन रहा हूँ आपकी जुबान से और जो आपने चिट्ठी पढ़ी, मुझे पूरा यकीन है पूरी सही है कि भाई हमने सारे इसको सारा सोच लिया। उसके बाद खास तौर से क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में है इस वक्त, सब जुडिस है, तो हमें डिफर कर देना चाहिए। तो देखिए, यानी कि इन्होंने मेन पॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट के इस इशू को सुप्रीम कोर्ट के उधर सब जुडिस होने के कारण इन्होंने कहा कि ऐसे इसको डिफर कीजिए मेरे ख्याल में, और आप भी शायद एग्री करेंगे कि मेन पॉइंट वही बनाया है। जी, इस चिट्ठी से तो यही प्रतीत होता है कि मेन पॉइंट उसी को बनाया गया। तो अब आप भी बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके बाकी बेंच जो है वो तो खुद ही सो मोट डिफर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जुडिस है। तो इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत है इस पे पढ़ने की, मुझे समझ नहीं आया। सलमान साहब, हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ विश्लेषक हैं भी हैं, अशोक वानखेड़े साहब हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, वो भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अशोक जी। मुझे इस पूरे इशू में सरकार की बहुत ज्यादा मूर्खता दिखती है। यदि ये मामला सब जुडिस है, ये कहने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को मालूम होना चाहिए। जब मामला सब जुडिस है तो उसको फिर उसमें पर एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। और यदि ये सलमान साहब का कहना कि सब जुडिस है तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहने दीजिए, इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन क्यों कह रहा है? वही तो कहा मैंने, सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कहना, मामला कोर्ट में है तो सब जुडिस है, यही बात है उसका। और ये मामला तो फिर पेट्रोलियम मंत्रालय को भी मालूम है, तो इसमें डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि अगर ये मामला सब जुडिस है तो जब कैबिनेट ने फैसला किया तब भी सब जुडिस था, तो कैबिनेट ने कैसे फैसला किया? तो इसका मतलब है सरकार इस फैसले से बचना चाहती थी। उसको लग रहा था कि दाम बढ़ने का प्रतिकूल असर होगा, इसलिए वो चुनाव आयोग के पास गई, शिकायत का आम आदमी पार्टी की जो शिकायत थी उसका फायदा उठाया और इस फैसले को रुकवाया है, क्योंकि अगर दाम ये तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी चुनाव उसके ऊपर पहले फैसला करने की जगह सरकार ने उसको जबरदस्ती 1 अप्रैल से किया है। असल मामला ये है कि तब सरकार को मालूम था जिस डेट पे फैसला हुआ उस डेट से लागू क्यों नहीं किया? मुझे बताइए, 2013 में फैसला हुआ है, ये 2013 में ये फैसला हुआ है। देखो गैस या पेट्रोलियम के प्राइजेस जो होते हैं वो कई बार फॉरवर्ड भी ट्रेडिंग के हिसाब से होते हैं। यदि आपने ये कर दिया कि 2013 में ये फैसला किया कि 2014 के 1 तारीख से आपको गैस की कीमतें बढ़ाने का, ये तो फैसला तब हुआ जब इलेक्शन कहीं सीन में नहीं था। उसके बाद मामला सब जुडिस है, उसके बाद कैबिनेट डिसीजन लेती है, तो ये कैबिनेट की मूर्खता। उसके बाद यदि वो इलेक्शन कमीशन के पास ये बताने के लिए जाते हैं कि आप हमको बताइए, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की एक चालाकी दिखती है, क्योंकि गैस की प्राइसेस बढ़ेगी तो आम आदमी परेशान होगा। सलमान सोह साहब, ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का क्या की ये चिट्ठी भी तो गई है ना इलेक्शन कमीशन को, उसी का तो जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने। नहीं, देखिए पहली बात है, आप मुझे ये फैशन बन गया है कि कांग्रेस की चाल है। कोई कल वो मुतालिक साहब को लाया बीजेपी में और वो कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं ये कांग्रेस की चाल है, और आज ये कहते हैं कि भाई ये तो कांग्रेस की चाल होगी कि किसी तरह से इन्होंने इसको डिफर करा दिया इस डिसीजन को। ये ऐसा डिसीजन है जो बहुत देर से चला आ रहा है और इलेक्शन उन दिनों पे थे भी नहीं, कुछ पता भी नहीं था। क्या पता इलेक्शन इसको वो प्रीपोन कर देते इलेक्शन। सलमान साहब, आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की। दिलीप पांडे जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे जी, जो मुख्य बहस का मुद्दा जो था उस पर भी जाएंगे, लेकिन ये अब आप सलमान सोह की साहब की बात से सहमत हैं कि अगर फैसला हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों रोक रहा है? देखिए, सबसे पहले तो साधुवाद का पात्र इलेक्शन कमीशन बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई है, और मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जहां लोकतंत्र बहुत ही डामाडोल दौर से गुजर रहा है और ऐसे माहौल में। जी पांडे जी, आवाज आ रही है आपकी? मुझे मेरी आवाज इको हो रही है। मैं अच्छा, मैं कोशिश करता हूं उसको। अब ठीक आ रही है पांडे जी? तो जी, तो मैं दो चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण है किशोर जी। एक तो ये कि ये मामला सब जुडाइस है, वो सही बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भूमिका यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अगर अरविंद केजरीवाल जी के पत्र को यहाँ पे संदर्भ में रखें, कंटेक्स्ट में रखें, तो उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि इस डील से, इस गैस की प्राइस राइज से तकरीबन 54,000 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट हो रहा है सरकार के ऊपर, और इससे एक इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। तो इस जगह पे, इस टर्न पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन है। तो ये बात सही है कि अगर ये मामला सब्सिडाइज है तो इस पे अगर कोई सुमोटो केस बनता है, अगर कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट उस स्थिति में है कि वो कह सकता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का इंटरवेंशन बेहद जायज है, चूंकि एमसीसी इन इफेक्ट है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ा है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये चुनावी मुद्दा बन चुका है इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया वगैरह वगैरह। यहाँ पे दो चीजें महत्वपूर्ण है, ये सब्सिडाइज है एक, दूसरा एमसीसी का वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक प्राइवेट कॉर्पोरेट को फायदा होने की गुंजाइश दिख रही है, इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है। हमारे साथ बीजेपी से किरीट सोमैया साहब भी जुड़ रहे हैं। किरीट जी, आप आम आदमी पार्टी की बात से सहमत है कि इलेक्शन कमीशन ने इसलिए जो फैसला लिया है वो सही है? हमारा सवाल ये भी है कि इसके बाद फिर कैसे ये फैसला हो पाएगा जब ये मुद्दा बन चुका है? हाँ जी, हेलो जी किरीट जी। हाँ, ऐसा है कि यह सरकार अभी जाने वाली है। अब जाने वाली सरकार को अब चुनाव आयोग भी दाद देने तैयार नहीं है। सरकार ने बहुत प्रयत्न किया, तब दबा के रखा। अब मैं तो चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दूंगा और सरकार को कि आप घर जाने की तैयारी शुरू करो। निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। एक महीने का सवाल है, कोई गैस के दाम बढ़ाना या कम करना या और अन्य कोई भी चीज को चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।
नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो किया ये ठीक नहीं है? हमारा ये कहना है, ये सरकार ने भी कामकाज बंद करने की तैयारी करनी, घर जाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। ये किरीट जी, ये बहुत पहले लिया हुआ डिसीजन है कैबिनेट का। यदि कैबिनेट के लिए हुए डिसीजन अगली सरकारें नहीं मानेगी तो इस देश में अराजकता हो जाएगी। हर 5 साल कोई भी पॉलिसी 5 साल के लिए कहेगी तो लंबा विनाश नहीं होगा। और ये जो अभी आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि ये वायलेशन है और एक पर्टिकुलर पार्टी को, मुझे बताइए वायलेशन कौन नहीं करता? आज इलेक्शन कमीशन को आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपको जब नोटिस मिलती है तो आप बोलते हो कि ऐसा कोई है ही नहीं। यहाँ तो हर अपने सुविधा के हिसाब से हर चीज़ को अमेंड करते हैं। नहीं, अगर सवाल ये है कि मामला सब जुडिस था तो कैबिनेट ने जब फैसला लिया तो इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तर्क तो मुझे लग रहा है अगर कि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट ने कि हर चीज का वायलेशन है, एक्शन लिया होता। रोकी जा रही ये हैं, गलती तो नहीं रोकी जानी चाहिए। ये गलती सरकार और चुनाव आयोग दोनों की है। सरकार को चुनाव आयोग के पास सरकार की हालत देखिए आप कह रहे हैं पॉइंट हो कि नहीं, सरकार इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाती है। चुनाव से क्या मतलब है? कोई और तर्क नहीं है। चुनाव आयोग कहती है कि इसका सबजुडिस मामला इसलिए रोका जाए। चुनाव आयोग डंके की चोट पे कहे ना कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, नहीं कह रही हो। 1 अप्रैल से गैस के दाम, प्राकृतिक गैस के दाम रिलायंस या और दूसरी कंपनियों के लिए बढ़ाने की जो फैसला था गैस की कीमत पर, वो रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गैस की कीमत का मुद्दा खत्म नहीं होगा कहा है अरविंद केजरीवाल ने। मोदी आए तो $16 हो जाएंगे दाम। सरोज सिंह ने बात की है अरविंद केजरीवाल से। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। सरोज, तो यानी अभी अगर ये मानना गलत होगा कि मुद्दा खत्म हो जाएगा, आम आदमी पार्टी फिर इस मुद्दे को उठाएगी अगर दाम नहीं बढ़ते हैं तब भी? देखिए किशोर, हमने भी अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछा कि आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ने अगर डेफर कर दिया है गैस प्राइसेस 1 अप्रैल से बढ़ाने के लिए, तो आप जिस मुद्दे को लेकर आगे की राजनीति कर रहे थे और जो नारा उन्होंने दिया था अंबानी की गोदी, राहुल और मोदी, तो आपका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, तो फिर राजनीति किस पर करेंगे? तो उनका कहना है कि नहीं, ये मुद्दा अभी भी जीवित है और वो इसलिए जीवित है क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने के लिए डेफर किया गया है और अगर आगे मोदी की सरकार आती है तो $16 हो जाएंगे। इसलिए लोगों को अब भी ये जागरूक करने की जरूरत है और इसी बात को हम आगे भी बताएंगे। यानी आगे भी आम आदमी पार्टी अगर लोकसभा चुनाव वो बनारस से लड़ते हैं तो इसी मुद्दे को आगे रखेगी कि गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आपकी आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, इसलिए वोट आम आदमी पार्टी को दिया जाए। शुक्रिया सरोज आपका। तो यानी अब ये लाइन होने वाली है अरविंद केजरीवाल की कि देखिए, हमने बोला था, अब इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, लेकिन ये पूरी तरह रुका नहीं है। मोदी आए तो और डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये मुद्दा लेके जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वाराणसी पहुंच रहे कल। एबीपी लाइव में अब मुद्दा बीजेपी सरकार है या मोदी की सरकार है जो लाना चाहती है भाजपा? ये मुद्दा क्यों, आज क्या हुआ, पहले वो देखिए, फिर हमारे साथ अब मेहमान यहां मौजूद हैं। अब की बार भाजपा सरकार। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इस नारे के साथ ये तस्वीर डाली, जिसका मतलब था कि अब बीजेपी का वक्त है। पोस्टर में सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह दिख रहे थे, लेकिन आधे घंटे के भीतर ही राजनाथ को दूसरी तस्वीर डालनी पड़ी, जिस पर अब की बार भाजपा सरकार की जगह लिखा था अब की बार मोदी सरकार। सिर्फ नारा ही नहीं बदला, पोस्टर पर राजनाथ की जगह मोदी की तस्वीर भी आ गई। पोस्टरों के फेर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनाथ के अब की बार भाजपा सरकार कहने से गलत संदेश जाता? राजनाथ सिंह को आधे घंटे में नारा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? राजनाथ ने पहले मोदी की जगह भाजपा सरकार क्यों लिखा? क्या भाजपा लिखने से यह संदेश जाता कि बीजेपी में और भी कई पीएम दावेदार हैं? नारों के इस पेज पर बीजेपी सफाई दे रही है कि बीजेपी और मोदी सरकार एक ही है। कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में, मोदी सरकार और भाजपा सरकार में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार बीजेपी की बनेगी या मोदी की, यानी बहुमत आने के बाद क्या कोई नया खेल हो सकता है? हमारे साथ बीजेपी से प्रभात झा जी मौजूद हैं, हमारे साथ पीएल पुनिया साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, दिलीप पांडे जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से बने हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ शिवसेना से हैं, सुदीन भदौरिया जी हमारे साथ बीएसपी से हैं, हमारे साथ न्यूज रूम में यहाँ मौजूद हैं खास मेहमान बलदेव भाई शर्मा जी, पूर्व संपादक हैं पंचजन्य के, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, अरविंद मोहन जी मौजूद हैं और अशोक वानखेड़े जी मौजूद हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल प्रभात झा जी आपसे
इस तरह अगर पार्टी में ही इस तरह है कि आधे घंटे में अध्यक्ष को पोस्टर बदलना पड़ता है तो कैसी सरकार आने वाली है? अगर जो बात कर रहे हैं आप सरकार लाएंगे हम। आपको जो लग रहा है कि पोस्टर बदला गया वो दूसरा भी तो हो सकता है। दोनों ही नारे ठीक हैं, भाजपा सरकार हो या मोदी सरकार हो। जब पार्टी ने मोदी का नाम तय किया है तो मोदी का नाम आने पर क्या दिक्कत है? और राजनाथ जी का फोटो हो या मोदी जी का फोटो हो, मोदी का भी फोटो हो सकता है और राजनाथ जी का भी फोटो हो सकता है, मोदी जी का भी फोटो हो सकता है। ये बदलने वाली बात कहाँ आ गई? ट्विटर पर दोनों ही बातें आई होंगी। पोस्टर बदला अगर नहीं आ गई तो इसमें कौन सा ऐतराज हो गया? मैं मानकर चलता हूं कि पार्टी ने तय किया है, पार्टी सुदीन भदौरिया जी, पार्टी ने तय किया है कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे, मोदी की सरकार बनेगी। आपको जो चुनौती दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बीएसपी, सुदीन भदौरिया जी, प्रभात झा की बात से आप सहमत हैं? ये तो भाई इसमें कौन सी नई बात है या कौन सी कोई गलत बात ही नहीं है। बदला नहीं गया पोस्टर, वो दूसरा पोस्टर है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से एक बहस के जरिए तमाम चैनलों में बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि एक अधिनायकवादी, एक फाशीवादी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कुछ दिन पहले हमने खुद बहस में देखा, इनके नेता दिल्ली के हर्षवर्धन कह रहे थे कि अब भगवान भी चाहें तो मोदी को रोक नहीं सकते, और वहां पर ये नारा दे रहे थे, और जिसमें मोदी स्वयं उपस्थित थे और देश भर में इन्होंने लगाया हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जब देखा कि पूरे देश में बहुत विरोध होने लगा और विशेष सुदीन जी के अंदर सुदीन जी लोगों ने कहा आपकी कि पार्टी में क्या अपमान लगे है, तो फिर इन्होंने उसको भी बदला। आपके यहाँ बहन जी के खिलाफ कौन बोल सकता है? मैं ये देखिए, बहस हो रही है इस समय। आप बहन जी पर बहस करेंगे या हमारी पार्टी की नीति पर बहस करेंगे तो मैं उसके भी उत्तर दूंगा। आपको मैं अभी उत्तर दे रहा हूं जो आपने मुझसे प्रश्न किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा खतरा इस समय देश के लोकतंत्र को, संविधान को, और इससे पहले एक रोचक बहस में सुन रहा था आप ही के चैनल पर, किस तरह से ये सभी दोनों समूह, बड़े राजनीतिक दल, दोनों एक ही भाषा में बोल रहे थे। श्री सोज भी और श्री किरीट सोमैया भी दोनों ही बड़े बिजनेस घरानों के हित स्वार्थ को साधने में लगे हुए हैं और इस देश में अधिनायकवाद को ये मोदी साहब, प्रेम शुक्ला जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप जो कह रहे हैं? जी प्रेम जी। जी नहीं, जब बसपा नारा लगाती है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, अपने चुनाव चिन्ह को किसी धर्म से जोड़ देती है, तब वो नारा बहुत, आपको क्या लगता है अच्छा है? भाई गणेश, देखिए ये जो है सांप्रदायिकता का, आपको पूर्ण जातिवाद का आपको नहीं मिलता। आप इस तरह की बातें को वहाँ मारते सुविधा के अनुसार आप क्या बात करेंगे? आपने तो उत्तर भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया है बंबई में और महाराष्ट्र में, ये उत्तर भारतीय लोग जानते हैं और मोदी आपका साथ है। उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग साथ जो व्यवहार किया सही जवाब देंगे। आपने जो है यादवों के साथ जो बिहार के लोगों के साथ जो नाइंसाफी की है बंबई में और महाराष्ट्र में, उसका कड़ा जवाब। नहीं, मुद्दे से भटकते नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, बहुजन समाज पार्टी के लोग, एक मिनट, सुदीन जी, प्रेम शुक्ला जी, मुद्दे से भटकते नहीं है। मेरा प्रश्न, एक मिनट, मैं एक मिनट, प्रेम, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, प्रश्न है, ये लोग इस देश में लोकतंत्र को दफनाना चाहते हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदुस्तान के लोग कतई नहीं होने देंगे इस बात को। आप दफना चुके हैं पोंटी चड्ढा के साथ मिलकर। मायावती और पोंटी चड्ढा के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए सर्वोच्च न्यायालय को कोट करके बोलूंगा, खत्म करना चाहते हैं। पोंटी चड्ढा और मायावती के भ्रष्ट रिश्तों को, और मेरी गुजारिश, सुदीन जी, प्रेम शुक्ला जी, मेरी गुजारिश, एक मिनट, मुद्दे से नहीं, मुद्दे से बिल्कुल भटक रहे हैं। एक मिनट, भारतीय को एक मिनट, मुंबई क्यों जाना पड़ा? एक मिनट, क्योंकि आप बैठ गए थे उत्तर प्रदेश में। अहम गया क्यों? नहीं, प्रेम शुक्ला जी, अहम मुद्दा है आप जो कह रहे हैं और सुदीन जी कह रहे हैं वो भी अहम मुद्दा है, लेकिन हम बहस उस पर अभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पर नहीं जाते हैं। पीएल पुनिया साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं उससे पहले मैं ही आपसे ही पूछ लूं, आपके पोस्टर में भी तो राहुल गांधी के अलावा और कोई दिखता नहीं है? नहीं, ये कौन सी बात है भाई? हमारे यहाँ हमारे नेतृत्व है, मैं तय किया है
कि राहुल जी हमारे उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और तो ऐसे उन्होंने तय किया है कि मोदी के नेतृत्व में, ये बात भी गलत है। ऐसे ही उन्होंने तय किया है। प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी है। मैं बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया कि अचानक उसमें मोदी की जगह बीजेपी हो गया, फिर वापस मोदी आ गए, फोटो पहले राजनाथ सिंह का बदला, फिर मोदी का फोटो आ गया, तो ये पार्टी में अंतर्द्वंद है। वो जो चल रहा है वहां पर लड़ाई है, सिर्फ अकेले मोदी का तय तो कर लिया है आरएसएस के दबाव में, लेकिन वास्तव में उनके यहाँ अनेक दावेदार हैं। एल.के. आडवाणी जी को किस तरह से साइडलाइन किया गया, क्योंकि वो सबसे प्रबल दावेदार होते अगर इनकी स्थिति बात थी, और किस तरह से नेताओं लेकिन एक मिनट अलग हटाया। कलराज मिश्र जी हमारे साथ पंचजन्य के पूर्व संपादक बलदेव भाई शर्मा जी भी हैं। बलदेव जी, कांग्रेस को मौका तो मिल गया और बाकी को मौका मिल गया ये इल्जाम लगाने का। पाठक जी को अलग कर दिया। देखिए, कांग्रेस या भदौरिया जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इनको भाजपा के बारे में फांसीवाद और व्यक्तिवाद इस तरह के बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इनके पार्टी में अगर झांका जाएगा तो उससे भी खराब स्थितियां हैं। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी वैसी होगी? लेकिन वैसी नहीं होगी। लेकिन मोदी या भाजपा हालांकि अलग अलग नहीं है, पर पार्टी के नेताओं को इस समय जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनता में कोई गलत संदेश न जाए। अगर आप मोदी को लेकर चले तो मोदी की बात करिए, फिर भाजपा को बदलने की जरूरत क्या थी? भाजपा है तो भाजपा है, मोदी है तो मोदी है। दोनों को बदलने के कारण अकारण आप गलत संदेश दे रहे हैं, और इसलिए भदौरिया जी और पूनिया जी जैसे लोगों को अपनी गलतियों को छुपाकर भाजपा को ब्लेम करने का अवसर मिल रहा है। ये सावधानी भाजपा के नेताओं को इस मौके पर जरूर बरतनी चाहिए, जब पूरा देश उनके साथ प्रभात जी सहमत हैं आप? पूरा देश मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक दिख रहा है, तो भाजपा को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। गलती नहीं है, हम सही कह रहे हैं। बलदेव जी जो कह रहे हैं, प्रभात जी सही कह, जनता पार्टी में प्रभात जी जो झंझट चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक नाम भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय झंझट पार्टी है, भारतीय झगड़ा पार्टी है। एक मिनट पुनिया साहब, प्रभात जी मौका तो मिल गया विरोधियों को, आपको इससे बचना चाहिए था ना? नहीं, यहाँ भी कांग्रेस कह सकते हैं लोग, पुनिया जी कांग्रेस कह देंगे लोग। देखिए, इसमें कोई मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, इसमें कोई भी अर्थ निकालें आप, बात एक ही है, भाजपा कहें या मोदी कहें, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे बलदेव भाई ने कहा है कि उन दलों को कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक मिनट, क्या आप ये रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि मोदी ही भाजपा है और भाजपा ही मोदी है, बाकी और कोई भाजपा में नहीं है? इसमें कोई बिल्कुल मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को प्रस्तुत किया है, और मोदी सरकार कहे या हम भाजपा सरकार कहें। तो जो आपका संघ है जहां से सारे निर्देश मिलते हैं नागपुर में, उन्होंने कहा कि नमो नमो का में कहा ही जाता है, तो नमो नमो का जब ना करे, इसका मतलब कुछ तो है। हमारे साथ दिलीप पांडे भी बहुत देर से बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से। दिलीप जी, ये भी तो एक आलोचना थी कि सबको साथ लेकर चलने में फैसले नहीं होते। इस मौजूदा सरकार में हम देख रहे हैं, तो अगर एक आदमी फैसले ले रहा है तो डिसाइसिव भी तो माना जाता है उसको। आपकी पार्टी में भी तो एक ही आदमी लेता है। नहीं, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी पार्टी में अगर एक लेता तो अरविंद केजरीवाल जी बार बार कह चुके हैं कि मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, और पार्टी ने ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि पीएसी तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। मैं अभी झा साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि पोस्टर कितने तरह के होंगे, तो ये भी एक प्रकार का पोस्टर है। मैं सोच रहा था कि क्या उस पार्टी का नाम भाजपा है कि नरेंद्र मोदी है। खैर, ये उनका अपना मसला है कि किस नाम से पार्टी को एड्रेस करते हैं, पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या झा साहब ये इंश्योर करते हैं आपके चैनल पे कि आने वाले कुछ दिनों में, जहां अभी सिर्फ अब की बार मोदी सरकार लिखा हुआ है, वहां हर जगह उतनी संख्या में बराबर मात्रा में अब की बार भाजपा सरकार और राजनाथ सिंह की तस्वीरों के साथ पोस्टर नजर आएंगे क्या? ये मैं सोच रहा था। और इसके पीछे की हकीकत भी सोच रहा था किशोर भाई, कि जो ये कहते रहते हैं कि आंधी है, तूफान है, सुनामी है, वगैरह वगैरह, साफ साफ जिसको ये प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हैं,
ये सुनामी तूफान एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, ये देश में नहीं है, पार्टी के अंदर है। और इस आंधी का प्रभात जी, ये विरोधियों को कहने का मौका दिया है आपने। खून पसीने से इस पार्टी को सींचा, इस आंधी में धकेलकर हाशिए पर कर दिए जा रहे हैं। और बार बार केंद्र में कौन स्थापित हो रहा है? एक चेहरा जो पार्टी से बड़ा है, देश से बड़ा है और भगवान से भी बड़ा होने की कोशिश में लगा हुआ है। ये लहर है, ये आंधी है। ये किशोर जी समय तय करेगा कि ये सुनामी है, लहर है, आंधी है या प्राकृतिक आपदा है। घबराहट तो सभी पार्टियों में है। आपदा है। सत्ता आज सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरोध में है। नहीं, लेकिन ये एक छोटा सा कमेंट मैं प्रदीप जी चाहूंगा। नहीं, डिसाइसिव गवर्नमेंट की भी तो मांग हो रही है, सबको साथ लेने के चक्कर में फैसले नहीं होते, ये भी तो देख रहे हैं हम। किशोर जी, आप देखिए, पूरी राजनीति पर नजर डालिए आप, तो विचारधारा और संगठन पीछे हो गए हैं। बीजेपी एक अपवाद थी, वहां भी ये खत्म हो गया, व्यक्ति आगे हो गया। आप नाम लीजिए, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को लीजिए, वही हम देख रहे हैं हर पार्टी में। समाजवादी, मतलब नाम से मनोहर जोशी का टिकट कैसे कटा शिवसेना में, सबने देखा। और ये विज्ञापन की स्ट्रेटजी के हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक है कि अगर पर्सनालिटी की लड़ाई हो तो उसमें नरेंद्र मोदी सबसे भारी हैं, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया जाए, सिर्फ उनकी तस्वीर आगे की जाए, क्योंकि वो राहुल और अरविंद केजरीवाल और मुलायम विज्ञापन नहीं, विज्ञापन तक अरविंद जी विज्ञापन तक सीमित नहीं है। झा साहब ने यहाँ अनाउंस कर दिया है कि भाजपा ही मोदी है और मोदी ही भाजपा है। हर शासक पार्टी में इस किस्म की चापलूसी होती है, वो अलग है। विज्ञापन की स्ट्रेटजी के हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक है कि इंडिविजुअल्स की लड़ाई हो तो उसमें हम सिर्फ एक आदमी का नाम। अरविंद जी की बात ठीक है, आप याद कीजिए इंदिरा गांधी के समय का, उस समय पार्टी में एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होने लगी थी, क्योंकि एक एडवांटेज था, लीडर का जो एडवांटेज अभी तक कांग्रेस को था, कम से कम इस चुनाव में बीजेपी के वसंत साठे के थ्रू ये बहस चलाने का प्रयास किया गया। नहीं, अटल जी के समय भी बीजेपी को एडवांटेज था, तो अटल जी की तस्वीर ही सिर्फ चली, आडवाणी की तस्वीर हटा दी गई उस समय। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे राजधर्म का पालन होना चाहिए, सिर्फ कहते थे, होता था या नहीं होता था, वो हटा नहीं देते थे, वो हटाते नहीं थे। चलिए ये बहस इस चुनाव में बहुत गर्म होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।